नमस्कार दोस्तों, आई टॉक पेज पे आपका स्वागत है। आज का जो शो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जिस चीज की आज बात करने जा रहे हैं उसको लेकर हमारे देश में हमेशा चर्चा रहती है। और उसी देश के एक ऐसे हिस्से से उसी देश का एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा से अखबारों में, न्यूज चैनलों में, रेडियो में आपने सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर जो अपनी खूबसूरती के लिए हर जगह जाना जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है उसे। क्या आप उस कश्मीर के वास्तविक इतिहास को जानते हैं? क्या आप उस कश्मीर के 5800 साल पुराने इतिहास को जानते हैं? क्या जो कश्मीर हम आज देख रहे हैं वो सिर्फ वैसा ही कश्मीर है जो 1947 का कश्मीर था, या फिर वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें कभी पढ़ने को नहीं मिली? हमने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन शायद हमें कश्मीर के बारे में जो भी चीजें मिली वो आधी अधूरी मिली, यानी आधा अधूरा ज्ञान हमारे पास रहा। आज के शो में हम उस कश्मीर को, उसके इतिहास को और वहाँ के कश्मीरी पंडितों को जो जो कि एक समय बाद विस्थापित हो गए और उन पे जो जुल्म हुए उन सभी चीजों को सुनेंगे। और ये सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच आशीष कौल जी मौजूद हैं। ये हमारे आज के शो के गेस्ट हैं। उनकी किताब जो है वो इसी मसले पर इन्होंने एक किताब लिखी, रिफ्यूजी कैंप, जो कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी है। और मैं बताना चाहूंगा, जब कोई व्यक्ति जमीनी स्तर पर खुद उन चीजों को फेस करे और वो खुद किसी किताब का, किसी कहानी का मुख्य पात्र बने और वो पात्र हमारे साथ बात कर रहा हो, सो ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि उन्होंने उस चीजों को महसूस किया है, उन चीजों को अनुभव किया है और वो आज हमसे शेयर करने जा रहे हैं। मैं आशीष कौल जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर आपका आई बहुत टॉक के बहुत शो में। धन्यवाद आपका। जी सर, मैं परिचय करा देता हूँ आज के मेहमान से अपने दर्शकों को। आशीष कौल जी मीडिया और एंटरटेनमेंट के जगत में बहुत ही जाने माने नाम है इनका। और आशीष जी विश्वास रखते हैं कि व्यक्ति, समाज और चाहे समुदाय हो, अगर वो संवाद संवाद से ही किसी चीज का विवाद जो है या फिर कोई भी चीज जो है सुलझ सकती है। वो बेहतरीन संवाद में अपनी धारणा रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं। और इनका कहना है कि जो भी व्यक्ति बेहतरीन संवाद करता है और संवाद के साथ उसके बाद समुचित जानकारी के रूप में कोई एक दस्तावेज हो या फिर उसके पास उदाहरण हो, वो चीजें कहीं ना कहीं एक विश्वास पात्र साबित होती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो इन्होंने किताब लिखी हो हिंदी साहित्य में प्रामाणिकता के आधार पर पहली ऐसी किताब है कि आपने हिंदी में वो लिखा और उसमें उन सभी चीजों को प्रामाणिकता के आधार पर वहां पे दर्ज किया। कहीं ना कहीं ये एक सराहनीय काम है सर, और इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर आपकी तारीफ करना चाहूंगा। एंड मैं चाहूंगा कि बहुत सर बहुत आप अपनी किताब के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। तो बेसिकली सर, ये रिफ्यूजी कैंप जो किताब है ये क्या है और क्यों ये लिखी गई, क्या इसके पीछे का मकसद था, ये सारी चीजें आप हमसे शेयर करें। थैंक यू अंकित, आपका बहुत बहुत आभार। आपने से बात करने की ठानी, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल समय बहुत खराब चल रहा है, तो ऐसे में भी आप इस चीज के लिए समय निकाल रहे हैं। आपको बधाई। जी रिफ्यूजी सर। कैंप जब मैंने लिखने का सोचा, उस वक्त मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई किताब लिखूंगा, क्योंकि मैं खुद को लेखक नहीं मानता, मैं लेखक नहीं हूँ। उस वक्त कुछ एक निजी परिस्थिति की वजह से हम लोगों को जम्मू जाना पड़ा। और जम्मू से जब हम लोग लौट के आ रहे थे, तो मेरा जो परिवार है और मेरी बेटी है, वो पहली बार तब वहां गई थी। और लौटते समय हम लोग कश्मीर से होते हुए आए थे, जो रुके नहीं थे, सिर्फ जहाज वहां रुका था। तो मेरी बेटी ने जब पहली बार कश्मीर को देखा, तो एक झलक भर देगी, झलक भी नहीं कह सकते उसको, आपको जहाज से उतरते समय जितना दिखता है बस उतना ही दिखा। तो उसका उसका सवाल था मेरे से, उसने दो सवाल मुझसे किए कि कश्मीर इतना खूबसूरत है। और मैंने कहा हाँ। और जी। फिर उसका दूसरा सवाल था कि हम लोग कश्मीरी हैं। मैंने कहा हाँ। तो उसका तीसरा सवाल जो था, उसने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी, मुझे मेरी सोच को बदलने पे मजबूर किया। उसका सवाल था, अगर कश्मीर इतना खूबसूरत है, अगर हम कश्मीर के रहने वाले हैं, तो हम कश्मीर में क्यों नहीं रह रहे। तो उस वक्त मेरी बेटी मेरे ख्याल से 7-8 साल की थी, शायद 8 साल के आसपास की थी। तो मेरे मुंह से अनायास निकलने वाला था कि अरे वहां ऐसे टेररिज्म हुआ और आतंकवादी हमको मारते थे, और उस वजह से हमको जान बचा के निकलना पड़ा वहां से, जो हर आदमी यही बात करता है। तो मैं रुक गया, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया उस वक्त, लेकिन मेरे मन में
वो पूरे रास्ते, वो आगे के 2.5 घंटे में रास्ते में यही सोचता रहा कि मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूं। क्या ये जवाब देना सही होगा कि वहां पे आतंकवादियों ने हमको मारा और कई लोगों की जाने गई, हमारे अपने परिवार के कई लोगों की जाने गई, और उसके बाद में हमको छोड़ के आना पड़ा। या मुझे एक ऐसा संवाद क्रिएट करना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जिसको मेरा बच्चा और उसके बाद 1990 उस दशक के बाद जन्मे लाखों बच्चे, या उससे पहले जन्मे जो छोटे थे उस वक्त, मेरे अपने मेरे नेफ्यूज वगैरह थे, हमारे भाई बहन थे जो बहुत छोटे थे उस वक्त, जिनको पता ही नहीं उस वक्त क्या हुआ, उनको पता चलना चाहिए। तो वहां से रेफ्यूजी कैंप की शुरुआत हुई। हालांकि मैं सबसे पहले फिल्म बनाना चाह रहा था रेफ्यूजी कैंप को लेकर के, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। फिल्म का एक फॉर्मेट होता है, एक अलग फिक्स फॉर्मेट होता है, लोग उस फॉर्मेट में से फिल्म को देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट का फॉर्मेट है। तो मैंने किताब लिखने की ठानी और बहुत लंबा एक सफर मुझे तय करना पड़ा, करीब 6-7 साल मुझे लगे रेफ्यूजी कैंप को लिखने में, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं लेखक नहीं। फिर उसके बाद में मैंने जो एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम किया, ये कि मुझसे हर आदमी मैं अंग्रेजी भाषी हूँ और ज्यादातर व्यापार जगत की चीजें और या पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेजी में होती हैं, तो अंग्रेजी में ना लिख करके मैंने हिंदी में लिखने की ठानी। और तब मुझे ये भी एहसास हुआ कि अपने देश में हिंदी कितनी अपेक्षित है, और हिंदी का भविष्य मुझे लगता है अंधकारमय है। हालांकि मेरा मकसद हिंदी में लिखने का ये था कि एक जो कश्मीरी है, मैं, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, हम सब जानते हैं कश्मीर में क्या हुआ। रेफ्यूजी कैंप उनके लिए नहीं थी, क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों को क्या बताऊं, उन सब ने तो वही भोगा जो मैंने भोगा। हम सब लोगों ने, हम 7-7.5 लाख लोगों ने वही भोगा, किसी ने कम भोगा, किसी ने ज्यादा भोगा, भोगा सब ने है। एक इमोशनल लेवल पे हम सब ने भोगा। रेफ्यूजी कैंप मैं चाहता था या चाहता हूं, ये पूरे देश के लिए एक संवाद है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश में मेजॉरिटी लोग एक्सेप्ट करते हैं, और जिन लोगों को कश्मीर का सच नहीं पता, वो अब जो कश्मीर का सच सुनते हैं, वो टेलीविजन डिबेट्स में लोग अपने फेफड़े फाड़ फाड़ के जो झूठ बोलते हैं उसी को सच समझने लगते हैं। अखबार के, आज का मीडिया इतना इग्नोरेंट है। या एक दौर था कि जब मीडिया बहुत मेहनत करता था, रिसर्च बेस्ड स्टोरीज छपती थी, जिसको कहते थे, हम मीडिया को क्या कहते थे, अखबारों को क्या कहते थे, वॉक्स पॉपुली, वॉइस ऑफ गॉड, कि ये भगवान की आवाज है, कि जनतंत्र में आपका वोट लेके आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका चीफ मिनिस्टर, आपका प्रधानमंत्री शायद आपको भूल जाएगा, तो आपकी आवाज पावर कॉरिडोर तक कैसे पहुंचेगी? एक आम आदमी इतनी बड़ी जनसंख्या में, 135 करोड़ में, आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी? आज हम देखते हैं कोरोना काल में कि कहाँ क्या हो रहा है, हमको कहाँ से पता चलता है? कोई सरकारी, आपका कोई एमएलए, आपका कॉरपोरेटर, आपका मंत्री, कोई आपको नहीं बताता। आपको सिर्फ मीडिया से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मीडिया भगवान की आवाज, लेकिन वो दौर खत्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। इस वक्त हम उस स्टेज में है जहां मीडिया टोटली बायस्ड है। मीडिया, अनबायस्ड मीडिया में, हिंदुस्तान में अनबायस्ड मीडिया कई कई कारण, जिसमें टीआरपी एक बहुत बड़ा कारण है, उसकी वजह से सरवाइव कर ही नहीं सकता। यहाँ मीडिया वही दिखाता है जो उसका मालिक चाहता है, और उसकी चाहत उसकी अपनी लीनिएज से, चाहे उसके शेयर होल्डर हो या उसकी पॉलिटिकल लीनिएज हो, आपको वही सच दिख सकता है। तो आज का जो मीडिया कश्मीर के बारे में दिखाता है, उनको तो पता ही नहीं है सच क्या है। वो कुछ भी दिखाते हैं, ना उनको बैकग्राउंड पता होता है, ना उनको हिस्टोरिकल चीज पता होती है। उनको जो फीड किया जाता है वो लोगों को आगे बेवकूफ बनाते हैं। वो भी मेरे लिए चिंता का बड़ा विषय है कि जो कश्मीर का सच है वो लोगों तक पहुंचे। आज का मीडिया कश्मीर की प्रॉब्लम को पॉलिटिकल प्रॉब्लम बताता है। कश्मीर वॉज नेवर अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कश्मीर कभी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं था। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत बड़ा झूठ है जो पेडल करता है हमारा मीडिया, कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कश्मीर का एक अपना 10,000 साल का इतिहास है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में 47 के बाद से इतिहास माना जाता है। जी, जो सबसे बड़ी बेवकूफी वही है कि अगर आपका डिबेट 1947 के बाद होगा तो आप जिंदगी में कभी कश्मीर का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। पिछले 31 साल इस बात को विंडिकेट करते हैं, मेरे उसको उसको प्रूव करता है कि पिछले 31 सालों में कई सरकारें पहले आई। इस वक्त मैं समझता हूं देश में सबसे प्रोग्रेसिव सरकार, या
एक ऐसी सरकार जो डिसीजन लेने से नहीं घबराती, वो सरकार भी अब करीब 2 टर्म्स में है, करीब 10 साल होने वाले हो जाएंगे, इस सरकार को भी 8 साल हो चुके हैं करीब करीब। लेकिन क्या हुआ? क्या कश्मीर में कुछ बदला? कश्मीर में क्या बदला? कश्मीर में सिर्फ रेटोरिक बदला और एक जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक व्हाइट वॉश बदल गया। हमारा वो क्या कहते हैं, आईटी की भाषा में हम कह सकते हैं हमारा स्क्रीन पेपर बदल गया है। पहले स्क्रीन पेपर कुछ और था, या वॉलपेपर, स्क्रीन पेपर नहीं, वॉलपेपर। पहले अपना मोदी सरकार या बीजेपी सरकार से पहले वॉलपेपर कुछ और था, अब वॉलपेपर कुछ और है। इतना ही बदला है, जमीनी तौर पे कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। ऐसा कहना एक एग्जैगरेशन भी नहीं है कि मैं जब कहता हूं हमारी कश्मीर से दिक्कत क्या है कि कश्मीर में अलगाववाद है, ठीक है, वो अलग अलग कारणों की वजह से है। उसमें पॉलिटिकल कारण एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यही चीज सबसे पहले समझना है, कश्मीर में अलगाववाद का पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है, इनसिग्निफिकेंट है। उसकी वजूहात और है जो आज तक कभी नहीं बदले। क्या कश्मीर में अब अमन चैन शांति है? नहीं है। कॉस्मेटिक तौर पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि मीडिया हमको बताता है कि कश्मीर में अब तो शांति हो गई। क्यों शांति हो गई? 370 हट गया। लोगों को पता ही नहीं है, जमीनी हकीकत नहीं पता है। वहां का मीडिया बैठा कहीं और होता है, खबर कहीं और की दिखा रहा होता है। ये पॉलिटिकल, मैं समझता हूं कि कई सारी कंपल्शन होती है सरकार की कि आपको ये भी देखिए, मीडिया एक, इस दौर में मीडिया ही एक बड़ा ऐसा एक संवाद है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको सच पता चलता है। लेकिन मीडिया की अपनी सीमाएं हैं हिंदुस्तान में। जैसा मैंने कहा, मीडिया बायस, अनबायस मीडिया हिंदुस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो वही दिखाता है जो सरकार। तो मेरे जैसे लोग जो वहां के लोग हैं, जो वहां की गली मोहल्ले से वाकिफ हैं, एक बार ये बहुत बड़ा न्यूज चैनल जो है, बहुत बड़ा न्यूज चैनल जो है, वो खबर दिखा रहे थे 370 के बाद में कि देखिए यहाँ तो अमन चैन शांति है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ये आप देखिए गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। तो मैंने उनके कई लोग परिचित थे मेरे, मैंने फोन किया, मैंने कहा ये आपके जो सज्जन है, ये जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं वो जगह मेरे डिग्री कॉलेज के बाहर है। ये जहां से खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं वो मेरे डिग्री कॉलेज के बाहर का गेट है। इनसे कहिए कि वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर अंदर चले जाए, हो सकता है ये कभी वापस ही नहीं आएंगे। क्यों लोगों को आप बेवकूफ बना रहे? मेरा ये मानना है कि मीडिया को ऐसे लोगों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए जो एक लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करे। ये सब नहीं होना चाहिए। अपनी सीमाएं बिल्कुल है, एक पॉजिटिव बिल्डअप होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए कि हमने कुछ बदला है और उससे ये बदलाव आया है, वो जरूर है। लेकिन झूठ और एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज करना, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इसकी वजह से भी मुझे रेफ्यूजी कैंप, मुझे लगता है कि एक बहुत कामयाब कोशिश रही। पिछले 3-4 सालों में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रही। और बिकने से मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट, मेरा बिकने में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, सबसे अप्रिशिएटेड किताब रही। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का उसको सपोर्ट मिला, बल्कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उन्होंने उनके फॉरवर्ड में लिखा हुआ है कि ये किताब पढ़ने के बाद मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि जो कश्मीर का सच है शायद वो मुझे भी पूरा नहीं पता था। जी जी। तो कहीं ना कहीं सर आप ये संकेत देना चाह रहे हैं कि जो कश्मीर का इशू है उस पर रिसर्च और बहुत ज्यादा गहन रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं, जो चीज हम देखना चाहते हैं वो हमें नहीं दिखाया जा रहा। हमें वो सब चीजें रिसर्च के बेस पे ही मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं आपने इतिहास को लेकर यहाँ पे, वो अब मेरे ख्याल से वो पास में हो गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो चीज अब हो गई। अब क्या है कि उस चीज को एक्सेप्ट करना, रिसर्च करने का जो काम है, मैं समझता हूं वो बहुत हद तक हो चुका है। अगर आप रेफ्यूजी कैंप भी पढ़ लेंगे तो आपको किसी चीज की रिसर्च की जरूरत नहीं। और ये जो सच है ये हम सब जानते हैं, जो वहां के लोकल्स हैं, वहां के रहने वाले हैं, वहां के पॉलिटिशियंस हैं, ये सच सबको पता है। फर्क ये है इस सच को मानना, इस सच को मानना सबसे बड़ी शुरुआत, जो पहला स्टेप है, उस सच को मानने भर से पहली शुरुआत होगी। हम वो पहला स्टेप लेने को तैयार नहीं है। अब देखिए, लोग अक्सर ये कहते हैं भाई 370 हट गया। मुझे कितने लोगों के मुझे फोन आए, आशीष जी बहुत बहुत बधाई, आप आर्टिकल लिखिए, क्योंकि मैं लिखता रहता हूँ, आप आर्टिकल लिखिए, 370 हट गया, अब तो आप कश्मीर में आराम से जा पाएंगे और ये और वो। मैं काफी देर तक मैं सोचता रहा और मुझे हैरत हुई कि हमारे हमारे मीडिया में, हमारे समाज में कितना इग्नोरेंस है कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। अब
यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं कि जब 370 हटा, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा उसके बाद में, और आज उस आर्टिकल को लिखे हुए 2 साल हुए मेरे ख्याल से, एक दो अमर उजाला वगैरह कहीं पे छपा था। उसकी एक एक बात आज 2 साल हो गए, वो उसकी एक एक बात, एक एक लाइन आज भी सच है। वो क्यों? क्योंकि मैं सच को जानता हूं। अच्छा, पहली चीज मुझसे पूछा गया, मैंने उन लोगों से पूछा कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि अब 370 हट गया है और मैं अब वहां जा पाऊंगा? मुझे तो ऐसे भी कोई रोक नहीं रहा था वहां जाने से। 370 बिल्कुल। केवल मुसलमानों के लिए तो नहीं था, कश्मीरी पंडित भी जी। उसमें आते थे। जी। 370 एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के लिए एक ड्यूअल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट था कि आप यहाँ के बाशिंदे हैं और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, नौकरी वो है, आपकी। जमीन है, ये चीजें हैं, इन पे पहला हक आपका है। तो बिल्कुल। मुझे थोड़ी ना रोक रहा था, बल्कि मेरे लिए भी तो वो एक प्रोटेक्शन थी, मेरे लिए एक सर्टिफिकेट था कि मैं वहां का बाशिंदा हूं, मैं वहां का रहने वाला हूं। ये मेरे पास भी। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि अब हट गया तो मैं जा पाऊंगा? वहां के मेरे कश्मीरी पंडित के स्पेसिफिकली कश्मीर लौटने में 370 का कोई हाथ नहीं है। जी। बिल्कुल। कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, कम्युनल वायलेंस, जितने भी चीजें हुई, वो 90 के दशक से पहले हो चुकी थी। आज 370 उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा है। कश्मीर में जो डैमेज होना था, देखिए 370 का लोगों को तो ये भी नहीं पता 370 लगा क्यों था। जी। 370 की शुरुआत महाराजा के टाइम में हुई थी, ये कोई भारतीय संविधान के टाइम की बात नहीं है। रणवीर पेनल कोड में बना था 1927, अगर मुझे सही से याद है, कि आसपास। वो इसलिए बना था कि कश्मीर ने सदियों का आक्रमण झेला है, आतंक झेला है, जहां चाहे वो मंगोल थे, तुर्क थे, अफगान थे, उन्होंने कश्मीर में लाखों लोगों का खून बहाया है। कश्मीर की सड़कें, कश्मीर की झीलें, कश्मीरी पंडित स्पेसिफिकली और कश्मीरीज इन जनरल, उनके खून, उनकी लाशों से भरी हुई है। वो कोई 1990 में, 80 में, 70 में नहीं हुआ, 47 में नहीं हुआ। वो कश्मीर का 750 साल का इतिहास अगर आप नहीं समझते, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच में एक दूरी जो थी वो क्यों थी। अगर ये कह सकते हैं, सच ये है कि वहां का सिस्टम जो है वो हिंदुओं से नफरत करता था, बोलता नहीं था, बोलता प्यार से था, एक्सेप्टेंस था। क्या 1990 से पहले कश्मीरी पंडित बाजार में निकलता था, उसको कोई मारता था, उसको कोई पीटता था? नहीं, ऐसा तो नहीं होता था। जी। हिंदू मुसलमान, वो मुसलमान हिंदू के घर में आते जाते थे। जी। हिंदू हिंदू दरगाहों में और मुसलमान मंदिरों में भी जाते थे। कई सारे मुसलमानों को मैं जानता हूं, या मेरे कितने सारे मुस्लिम फ्रेंड थे, वो हिंदू ज्योतिषियों से अपनी कुंडलियां बनवाते थे, क्योंकि हमारी लेगेसी एक थी। मेरे ख्याल से 99% कश्मीरी मुस्लिम्स जो आज हैं, वो एक दौर में हिंदू थे। आज से 4 पुश्त पहले वो सब हिंदू थे, वो धीरे धीरे मुसलमान बने। तो हाँ, 370 जब 370 एडवोकेट किया गया, वो क्यों एडवोकेट किया गया उस वक्त? और मजे की बात यह है, उस वक्त जो लिखा पढ़ी करते थे, जो मुंशी होते थे या कोर्ट में जो काम करने वाले लोग होते थे, वो हिंदू थे। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने अपने आप को बदलते दौर के साथ में बदला। वो संस्कृत से फारसी का दौर उन्होंने तय किया। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। आज अगर आप हिंदी भाषी हैं, आप बिहार से हैं, आप हिंदी भाषी होंगे, मैं ऐसा गेस कर रहा हूं। अगर आज आपको मैं बोलूं कि सब छोड़ो जो तुमने पढ़ा लिखा, अब तुम उर्दू में लिखो, लिख पाओगे? कितना बिल्कुल नहीं समय सर। लगेगा, कितनी जीवन बदल जाता है एक आदमी जब एक सोच में होता है, वो बदलना। आप सोचिए कश्मीरी पंडितों ने कितनी कुर्बानी दी होगी। संस्कृत को, शारदा को छोड़ के उन्होंने फारसी अपनाई, उन्होंने उर्दू को अपनाया। अच्छा, जब वो गए तो उन्होंने महाराजा को, रणधीर सिंह को सजेशन दिया कि भाई, अब देखिए, अब ऐसा हो रहा है, फिर भी अब आईएएस अफसर करीब करीब जो कोर्ट चलाने वाले लोग हैं, या जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप पंजाबियों को क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो कश्मीर में? कश्मीर शुड बी फॉर कश्मीरीज। 370 की जो आत्मा थी, वो ये थी कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों के लिए होना चाहिए। आज आप देखते हैं, बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जितनी स्टेट्स हैं, सब लोग यही बात करते हैं ना कि लोकल संसाधनों पे सबसे पहला हक लोकल्स का होना चाहिए। यही जी। कहते हैं सब लोग। तो उस वक्त उनकी बिल्कुल। जहनियत ये थी, उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर शुड बी फॉर कश्मीरी। तो 370 1927 में नोटिफिकेशन इशू हुआ, जिसको कहते थे स्टेट सब्जेक्ट।
तो स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट मिलता था कि मैं इस स्टेट का सब्जेक्ट हूँ, सब्जेक्ट मतलब यहाँ का मैं सिटीजन हूँ, ये सर्टिफिकेट इस चीज को वैलिडेट करता है। और उससे कितना फायदा हुआ, जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने महाराजा को बड़ा फोर्स किया कि कश्मीर में जमीनें दे दो अंग्रेजों को। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, बहुत कम, क्या ना के बराबर ये लोग जानते हैं। तो महाराजा ने कहा कि नहीं, हमारे देश में कानून है, आपको नहीं दे सकता, कश्मीर इस पर, कश्मीरी इस पर नहीं मिल सकता आपको। तो फिर प्रथा शुरू हुई, डल लेक में शिकारे बने, हाउस बोट बने, वो सब अंग्रेजों के थे पहले, कि अंग्रेजों आप जमीन पे नहीं रह सकते, जमीन पे हक नहीं मिलेगा। एज ए टूरिस्ट आइए जाइए, वो एक अलग बात है, हिंदुस्तान पे आपका राज है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पे आपका राज नहीं है। पर ठीक है, हम मानते हैं, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा एक, आप ग्रेटर इंडिया पे रूल करते हो, तो आप डल लेक में रहना रहिए। तो ये यहाँ से 370 की शुरुआत हुई। लेकिन जब जब 57 आया, जब जब देश आजाद हुआ, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हुई, कानून बने, और एक ऐसा सिस्टम बना जो रिलीजन बेस पे डिफरेंशिएट नहीं करता था। उस वक्त के पॉलिटिकल जो लोग थे हमारे, क्यों उन लोगों ने 370, अब ये कहने वाली बात है। अब अगर हम इस बात को कहा जाएगा, जो जो पढ़े लिखे, जो जिन लोगों को समझ नहीं होती है, वो लोग कुछ भी बोलते हैं। 370 का सबसे बड़ा एडवोकेट कोई लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट नहीं थी, राइटिस्ट गवर्नमेंट उस जमाने की थी, कि 370 को रखना चाहिए। ये लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है, वो कुछ भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी लोग बताते हैं एक दूसरे को, पढ़े लिखे लोग नहीं है हम लोग, कोई भी कुछ भी बोलता है उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो 370 को जब इंट्रोड्यूस किया गया स्टेट में, एज इट इज स्टेट में किया गया, उस वक्त के बड़े बड़े लीडर, जो मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, वो आज के दौर के बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने 370 को लगवाया जम्मू कश्मीर में। और आज के लोग कहते हैं कि वो नेहरू ने लगाया, लोगों को अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, 370 जब लगा, उस वक्त शेख अब्दुल्ला जो थे, उनका ये सपना था कि मैं देश का, मुझे कश्मीर का प्रधानमंत्री बनना है, सदर रियासत का कॉन्सेप्ट था। वो धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट शुरू में रखा गया, वो खत्म हो गया। फिर शेख ने काफी बगावत की, और वो सऊदी अरब वगैरह गए अपनी बगावत को मतलब सपोर्ट लेने के लिए, और जब वापस आए तो उनको जेल में डाल दिया गया 1956। बड़ा मेरा एक और आर्टिकल था इस पे, द ग्रेट कश्मीर कंस्पिरेसी केस की। अच्छा, उसके बाद में शेख अब्दुल्ला का ये सपना रहा, उन्होंने देखा कि भाई इंदिरा गांधी से मैं जीत नहीं पा रहा, ये हिंदू बहुल राज्य है, यहाँ पे कश्मीर में भी जो राज सत्ता थी, जो क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा, कश्मीरी पंडित ही पढ़े लिखे लोग थे, उनके हाथ में उनका उनका कानून है। और केंद्र की सरकार जो है उसमें काफी सारे कश्मीरी पंडित थे, नेहरू भी कश्मीरी पंडित माने जाते थे, फिर शीला कौल, अरुण कौल, इतने सारे कश्मीर के, मक्खन लाल पोतेदार, ये सारे लोग थे वहां पे। तो उनको ये था कि ये मेरे साथ जो बुरा हो रहा है इसमें कश्मीरी पंडितों का हाथ है। यहां से बात शुरू होती है कि नेहरू का शेख अब्दुल्ला का जो सपना पूरा नहीं हुआ, उनके दिल में हमेशा ये नफरत रही कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसमें कश्मीरी पंडितों का हाथ था। तो उन्होंने 4 पॉइंट एक स्ट्रैटेजी बनाई एथनिक क्लींजिंग की। ये जानने वाली बात है, इसको समझिएगा आप, कि दुनिया में हिंदुस्तान से बड़ी डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम गर्व से कहते हैं, सारी दुनिया इस बात को मानती है। आपने दुनिया में कहीं ऐसा प्रजातंत्र नहीं देखा होगा जो कानून का सहारा लेके माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन करता है, और स्टेट का तंत्र का इस्तेमाल करता है, स्टेट के कानून का इस्तेमाल करता है, अपने देश के कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करता है माइनॉरिटीज के परसिक्यूशन के लिए। अब देखिए कैसे। पहले उन्होंने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया 1956 के आसपास में। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया, मीर कासिम उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, सब जगह आप भी जानते हैं, आपकी स्टेट में भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, हर जगह पे जागीरदार एक्ट आया। कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्ड एक्ट आया, उसमें हिंदुओं की जमीनें छीन करके मुसलमानों को दे दी गई, और उसके बदले उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। आपने दुनिया में सुना कहीं ऐसा होता है? अच्छा, मजे की बात यह है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इतना खतरनाक था कि इसने कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात भिखारी बना दिया। शान के लिए एक बड़ा घर जरूर था कश्मीरी पंडित के पास, शान के लिए उसका अपना ज्ञान था। आज भी कश्मीरी पंडित अगर जीवित है, वो किस वजह से जीवित? ना तो उसके पास धन दौलत है, ना प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ अपने ज्ञान की वजह से वो जिंदा है, और उसने अपने आप को लगातार ट्रांसफॉर्म किया है सिर्फ अपने ज्ञान की बदौलत।
वो माँ शारदा का, माँ सरस्वती का जो जो हम लोगों ने सेवा की है, हम सेवा है माँ शारदा के, माँ सरस्वती के, ये उन्हीं का प्रताप है कि कश्मीरी पंडित ने सब कुछ खोया इतनी सदियों में, जमीनें खोई, जायदाद खोई, अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देखा, अपनी जमीन से, अपनी अपनी जन्मभूमि से बेदखल हुए, लेकिन फिर भी आज उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एक जगह बनाई। तो आप देखिए कश्मीर का समीकरण क्या था, जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो ज्यादातर हिंदुओं के पास था, हॉर्टिकल्चरल लैंड जो था वो मुस्लिम्स के पास। अब ये कितनी फनी बात है, आप सोचिए कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट लगा वो एग्रीकल्चर लैंड पे लगा, वो हॉर्टिकल्चर लैंड पे नहीं लगा। इससे बड़ा जी परसिक्यूशन आप कहीं देखा आपने कहीं? अगर लैंड रिफॉर्म एक्ट होना चाहिए था, सब पे होना चाहिए था, और ये होना चाहिए बिल्कुल। था कि अमीरों के पास जितनी जमीन है उसका एक हिस्सा लेके आप गरीबों को दे दें ताकि एक सोशल जस्टिस हो। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए था लैंड रिफॉर्म एक्ट अगर हम कहते हैं। लेकिन ये लैंड रिफॉर्म एक्ट नहीं था, ये द ग्रेट लैंड रॉबरी एक्ट था कि आपने। और देखिए दूसरी चीज ये कि जो एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि 100-200 कनाल ही आप रख सकते हो, इट्स हार्डली एनीथिंग, इट्स पीनट्स। और उसके बाद में ये भी शर्त रखी गई कि अगर आप, अब ये जरूरी नहीं है किसी के पास सारी वो 1 एकड़ जमीन है वो एक ही जगह पे है, हो सकता है कुछ हिस्सा यहाँ हो कुछ हिस्सा वहां हो, अगर वो 6 किलोमीटर के बाहर है तो वो भी जमीन आपकी नहीं है। और 500 रुपए मात्र, 500 रुपए मात्र पे कोई भी ऑफिशियली फीस भर के आपकी जमीन हड़प सकता था, और ये कानून था, ये कोई अंधेरगर्दी नहीं थी, ये कोई लैंड माफिया नहीं था, ये सरकार कर रही थी। अच्छा, और तीसरी मजे की बात कि अक्सर मीडिया का एक हिस्सा ये थ्योरी पेडल करता है कि कश्मीरी पंडित तो जी बड़े वो बड़े धन संपदा वाले थे, वो छूत अछूत उसमें करते थे और वो मुसलमानों को ठीक से नहीं रखते थे। ये इतनी बड़ी बेवकूफी, और ऐसे मीडिया को मैं क्या कहूं कि हिंदुस्तान में ऐसा मीडिया है, ये हिंदुस्तान के लिए बड़े शर्म की बात है कि बिना समझे, बिना हिस्ट्री को समझे आप ऐसे स्टेटमेंट देते हो। आपको जी जहां एक 100% लोग जिनको मार काट के मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी 1.2% बनाया गया, जो क्या वो कहीं से भी आपके साथ में जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? मेजोरिटी के साथ में संभव ही नहीं है। उनके पास ना नौकरियां थी, उनके जमीन जायदाद आपने छीन लिए, वो कैसे आपके साथ में आपके साथ छुआछूत कर सकते थे? उनके पास तो कुछ रहा ही नहीं। मतलब ये कितनी बेवकूफी की बात है। अच्छा, उसके बाद में आप देखिए फिर एक एक्ट लाया गया जिसको कहते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये मोटा मोटा मैं अगर आपको समझाऊं कि जैसे यूपीएससी होता है या सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है ना, तो आप एग्जाम बिल्कुल। देते हैं और आपको नौकरी मिलती है। वहां पे भी ये था कि जब आपने 10वीं के बाद एग्जाम दिया, 12वीं के बाद एग्जाम दिया, अब आपको प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो जी तरीका क्या है कि 10वीं की मेरिट लिस्ट लगनी चाहिए, 12वीं की मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। आज यही होता है ना, हम मेरिट के दौर में रहते हैं, बिल्कुल। है? ज्यादातर अगर हम, ठीक है वो हम हमारे यहाँ प्रोविजंस हैं वो उनको छोड़ दीजिए आप, पर मेजोरिटी हम मानते हैं कि मेरिट बेस्ड सोसाइटी है आज, ब्रॉडली बिल्कुल सर। मेरिट। अच्छा, उस कश्मीर में क्या था आपको पता है? कश्मीर वाहिद एक ऐसी स्टेट है जहां पे पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में जो एडमिशन मिलता था वो मेरिट के आधार पर नहीं मिलता था। आपके सिर्फ नंबर होने चाहिए थे, आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होता था, उस पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे आपको मेरिट में आपको सीट मिलती थी। ऐसे इससे बड़ा अंधकार क्या है? इससे क्या हुआ कश्मीरी, अब आप अगर 10वीं का मेरिट लिस्ट देखते, 12वीं का मेरिट लिस्ट देखते, डिग्री का मेरिट लिस्ट देखते, ऑलमोस्ट 90%, 90-95% हिंदू होते थे उसमें, ठीक है? जी उस आधार पे कितने लोगों को एडमिशन मिलना चाहिए था इंजीनियरिंग, मेडिकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में? मोटा मोटा उसी बेस पे तो मिलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सर। जब इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, XYZ की लिस्ट लगती थी प्रोफेशनल की, उसमें 95, 1 से लेके 99 तक सारे मुस्लिम होते थे, हिंदुओं को कभी एडमिशन ही नहीं मिलता था। बहुत ही विरले किसी हिंदू को एडमिशन मिलता था, और वो हिंदू इतना दमदार परिवार का होना चाहिए था कि जिसका चीफ मिनिस्टर के साथ में रोज उठना बैठना होता होगा। उस लेवल पे अगर आपकी जान पहचान है तो वो एक आधा आदमी को, मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, मुझे कौन सा एडमिशन मिला, मुझे तो छोड़ दीजिए, मैं तो उस समय बाहर ही निकल गया था। मेरे बड़े जितने भाई भाई गोल्ड मेडलिस्ट हैं सबके सब, किसी को एडमिशन नहीं मिला स्टेट में।
उन सबको फिर एक दौर आया, वो दौर है, आप तो बहुत छोटे हैं शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, कैपिटेशन फीस का एक दौर था, डोनेशन पे सीट्स मिलती थी, आज भी मिलती हैं लेकिन तब तो सिर्फ सीटें डोनेशन पे ही मिलती थी, तब ये नीट वगैरह ये सब नहीं हुआ करता था। तो कश्मीरी जी। पंडित बेचारे सारी जिंदगी सिर्फ पैसा जमा करते थे कि बच्चे को एडमिशन देना है। और हमारे यहाँ एक अच्छी बात ये है, समाज हमसे ये बात भी सीख सकता है कि हमने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया बेटे और बेटी के बीच में। हमारे यहाँ बिटिया भी इंजीनियरिंग के लिए गई, बिटिया भी मेडिकल के लिए गई, बेटा भी गया। तो हमने हमारी सारी जिंदगी इसी में लग जाती थी कि पैसे जमा करो यार, बच्चों को एडमिशन दिलाना है। तो जमीनें जायदाद छीन ली, नौकरियां हमको नहीं मिलती थी, और फाइनली बच्चों के एडमिशन तक बंद हो गए, नहीं मिलते थे एडमिशन। अच्छा, उसके बाद में फिर हो गया चौथा बचा आर्म स्ट्रगल, जो 90 में फिर आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को, जो मेन कश्मीरी पंडित थे, सोशली रेलेवेंट थे, उनको दिन दहाड़े गोलियां मारना शुरू किया। तो ये 4 pronged स्ट्रैटेजी की शुरुआत 370 की आड़ में हुई, क्योंकि सेंटर इंटरवीन नहीं कर सकता था। सेंटर बिल्कुल इंटरवीन सर। नहीं कर सकता था क्योंकि 6 चीजें थी। क्या था? सेंट्रल लॉज थे, आईटी था, टेलीकॉम था, बीएसएफ था, आर्मी था, रेवेन्यू था, इनकम टैक्स था, ये सारी चीजें, और सुप्रीम कोर्ट था। ये सारी चीजें भारत की केंद्र सरकार कश्मीर पे इंटरवीन नहीं कर सकती थी। कश्मीर में वही कानून चल सकता था जो कश्मीर की असेंबली पास कर सकती थी। ये सारी सही। चीजें जो 1990 तक कश्मीर में बर्बरियत हुई, कश्मीर में जो टेररिज्म हुआ, मल्टी फॉर्मेट टेररिज्म हुआ। एक तो हुआ कि आपने लोगों से जीने का हक छीन लिया, जी। उनकी जमीन जायदादें छीन ली, उनको पढ़ाई का हक नहीं दिया, उनको नौकरियों का हक नहीं दिया, और फिर उनको जितने, फिर भी हम लोग नहीं गए। आप सोचिए, ये बड़े सोचने वाली बात है। ये देखिए, इसमें गौर कीजिएगा आप कि हमने 750 साल आतंकवाद झेला, कश्मीरी पंडित ने अफगानों के दौर में झेला, तुर्कियों के, मंगोलों के टाइम में झेला, मुगलों के टाइम में झेला। हम मतलब मेजॉरिटी से माइनॉरिटी पे, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी पे आ गए, तब भी कश्मीरी पंडितों ने अपनी अपनी धरती को नहीं छोड़ा। आप सोच जी। सकते हैं कि 1990 में कितना खतरनाक कत्लेआम का एक फियर बना होगा कि तब उनको रातों रात छोड़ के जाना पड़ा। वो भी अच्छा हो, जगमोहन का भला हो, उनका अच्छी सेहत रहे उनकी। अगर जगमोहन जिंदा नहीं हो, अगर जगमोहन तब नहीं होते, तो मैं नहीं मानता कि कश्मीरी पंडित जितने बाद में निकल पाए वहां से, वो निकल पाते। तो जी। 370 में जो करना था वो बहुत पहले खत्म हो चुका था। अब 370 हटने से क्या कश्मीरी पंडित वापस जा पाए घाटी में? कैसे जा पाएंगे? कश्मीरी पंडित 370 की वजह से तो नहीं निकले थे, वो निकले थे सिलेक्टिव आतंकवाद की वजह से। रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर उसके अंदर में था। रिलीजियस टेररिज्म, रिलीजन बेस्ड टेररिज्म जो था, जो कम्युनल टेररिज्म था, उसकी वजह से निकले। वो निकले ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से, कि 1990 से पहले भी हम माइनॉरिटी में थे, उस वक्त भी तो हम रहते थे। मैं समझता हूं 1990 का से पहले का दौर, 80 का दशक जो बेसिकली था, वो कश्मीर का गोल्डन पीरियड था। हिंदू मुसलमान के घर में, मुसलमान हिंदू के घर में आता जाता था, एक दूसरे के साथ खेलते कूदते थे, एक दूसरे के साथ खाते पीते थे, एक दूसरे के घर में खाना खाते थे, एक दूसरे की के रिलीजन में, हिंदू ईद में और मुसलमान शिवरात्रि में पार्टिसिपेट करता था। वो कश्मीर का गोल्डन पीरियड था। लेकिन वो 1990 में ऐसा क्या हुआ? ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। ये ट्रस्ट डेफिसिट को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। मेरी अपनी मासी का परिवार है, मेरी माता जी की छोटी बहन थी, वो वही रहते थे, वो निकले नहीं। तो हम कई बार उनसे कहते थे कि आप निकलिए, अब वो दौर नहीं रहा बहुत जितने मेन उनको हिंदुओं को मारा जा रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं यार, उन्होंने कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो आए थे, उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि हम आपके बड़े भाई हैं, जब तक हम हैं आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। काश हर मुसलमान ने हर हिंदू के घर जाके ये बात कही होती कि जब तक हम हैं, हम आपके बड़े भाई हैं, हम आतंकवाद में विश्वास नहीं रखते। ये जो आतंकवाद हो रहा है, अगर किसी आतंकवादी संगठन की स्टेट से, सेंटर से कोई दुश्मनी है, उसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी, आप कहीं मत जाइए। कहा किसी मुसलमान ने? नहीं कहा। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या?
उसके कुछ दिनों के बाद में मेरी मासी का पूरा परिवार था, 8-10 लोग थे, उन सबको सुबह-सुबह वो 9-10 बजे तैयारी कर रहे थे ऑफिस जाने की, आतंकवादी आए, उन सबको गोलियों से मार दिया। अंकित, आप सोच सकते हो, ये फिल्मी आज के लोग जो है ना, उनको अंदाजा नहीं है। जब लोग ये कहते हैं कि अरे हमको भी बंदूक उठानी चाहिए, मेरे परिवार की वो लाशें वो आंगन में 2 दिन तक पड़ी रही थी, उनमें कोई नहीं आया उनको बचाने, कोई नहीं, बचाना तो बहुत दूर की बात है। जब वो लाशें वहां पड़ी थी, कोई वही मोहल्ले वालों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आके उनको अस्पताल ही ले जाता, शायद वो बच जाते। अब मेरा आपसे ये सवाल कि उनको किसने मारा? क्या उनको स्टेट ने मारा? क्या उनको आतंकवादियों ने मारा? या उनको उस मोहल्ले के लोगों ने मारा जिन्होंने उनको झूठी आशा दी थी? ये ट्रस्ट डेफिसिट है। ऐसी घटनाएं मेरे परिवार के साथ हुई, करीब करीब बहुत परिवारों के साथ ऐसी घटनाएं हुई कि उनको वो विश्वास उठ गया कि ये जो मेरा परिवार, मेरा बड़ा भाई कहता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, ये कहता था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, अब कोई भरोसा नहीं रहा। और ऐसी घटनाएं, अनगिनत घटनाएं हुई कि भरोसा उठ गया उसका उसका और किसी उसका आज 370 से क्या लेना देना? देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जब 370 था तब जगमोहन स्टेट के गवर्नर थे, हम जम्मू में थे, तब कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, तो जम्मू की सड़कें, हम लोग कहते थे कि जम्मू सड़कों पे जहाज लैंड कर सकता है। जम्मू में कहीं कूड़ा कचरा नहीं होता था, म्युनिसिपैलिटी काम करती थी, बिजली पानी करीब करीब टाइम पे आता था, करप्शन, लोग डरते थे तब करप्शन करने से। आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर की क्या हालत है? जो भी अगर आप किसी से पूछेंगे, जम्मू जाएंगे, वहां की सड़कों की हालत देखिए, 3-3 महीने में, हर 3 महीने में सड़कों में 3-3 महीने में सड़कें उखड़ जाती है, न बिजली का पता होता है, न पानी का पता होता है, मीटर लगे हैं, बिजली गायब है। करप्शन इतना है, हर गली मोहल्ले में आप देखिए कितना कूड़ा कचरा है आज। और जगमोहन के टाइम में दुनिया को एक मिसाल मिली माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नाम की। तब तो तिरुपति उतना एडवांस नहीं था, लेकिन तब कहते थे कि दुनिया में, मतलब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है सबसे अच्छे प्रोफेशनली मैनेज श्राइन है। क्या तब 370 नहीं था? तब भी तो 370 था। पॉलिटिकल विल की बात होती है। आज करप्शन है, 370 नहीं है, तो 370 ने क्या कर लिया? आज आप जम्मू के किसी भी सरकारी दफ्तर में अपना काम कराइए बिना पैसे दिए, कश्मीर में कराइए, हर जगह वही अंधेरगर्दी है। ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। क्या 370 को होना चाहिए था कश्मीर में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्या 370 जैसे आर्टिकल की जगह हिंदुस्तान में कहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई एक्ट नहीं होना चाहिए जिससे लोगों में एक ऐसी भावना आए कि हम अपना मकसद निकाल सकते हैं। लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजें, आज क्या कश्मीरी पंडित वापस जा पाएंगे? आज जो सरकार है वहां पे कितने सारे सरकार के नुमाइंदों को गोली मार दी गई है पिछले 1 साल से, आपने भी देखा। उनके पास तो पुलिस प्रोटेक्शन है। क्या सरकार, अगर मैं अकेला कश्मीर जाऊंगा, क्या सरकार मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देगी? नहीं दे सकती ना। आप कितने लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दोगे? क्या प्रैक्टिकल है? पॉसिबल नहीं है। प्रोटेक्शन कहां से आपको मिलेगी? प्रोटेक्शन समाज से मिलेगी। प्रोटेक्शन जो वहां का बहुसंख्यक समाज है वहां से आएगी। यही रेफ्यूजी कैंप का एक जो मेरा प्लेटफॉर्म था, वो यही कहता है कि कश्मीर की समस्या न सरकार सुलझा सकती है, न पुलिस सुलझा सकती है, न फौज सुलझा सकती है, न सरकार सुलझा सकती है। कश्मीर की प्रॉब्लम अगर सुलझेगी सिर्फ पीपल टू, विद रेस्पेक्ट टू कश्मीरी पंडित्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अलग चीजें हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वो जब तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होगा, पीपल टू पीपल डायलॉग नहीं होगा, आज भी जो थोड़ी बहुत जिस कश्मीरियत की हम बात करते हैं, वो आज भी अगर कहीं सांसें ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। आज भी कहीं ना कहीं किसी हिंदू का एक मुसलमान दोस्त है, आज भी कहीं ना कहीं कोई मुसलमान परिवार जो है वो एक हिंदू परिवार से जुड़ा हुआ है, और हिंदू परिवार जो है वो मुसलमान से जुड़ा हुआ है, वो आज भी आपस में जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से ये उम्मीद जिंदा है, और इसी उम्मीद की कहानी जो है वो रेफ्यूजी कैंप की कहानी है कि अगर हिंदू वापस आना चाहता है, उसको, मुझे नहीं लगता उसको प्रोटेक्शन चाहिए। उसको प्रोटेक्शन किससे चाहिए? हिंदू को प्रोटेक्शन किससे चाहिए? उसको प्रोटेक्शन समाज से चाहिए। अगर समाज ही ये कहे कि हाँ 90 में हमसे गलती हुई,
हमारे कोई भी कारण रहे हो, 90 में अगर हमने आगे आके हिंदू भाइयों का हाथ नहीं थामा, उनके साथ नहीं खड़े रहे, उनके सामने न सही उनके साथ खड़े नहीं रहे, आज हम वो गलती नहीं करेंगे। क्योंकि अगर जब कश्मीर में आज बम फटता है तो हिंदू नहीं मरता, मुसलमान मरता है, गोली चलती है तो हिंदू नहीं मरता, मुसलमान मरता है। तो क्या इस आतंकवाद ने मुसलमानों का भला किया? आज मुस्लिम समाज तो यही तो कहता है कि अरे यार आप तो चले गए, हमको हमको आर्मी के रहमो करम पे छोड़ गए। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? बिल्कुल। कि जो आज कश्मीर में हो रहा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखिए, आप वही काटेंगे जो आप बोएंगे। आज आप आतंकवाद का शिकार हैं क्योंकि आपने आतंकवाद नाम के सांप को दूध पिलाया। अगर आपने उस वक्त नहीं पिलाया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। और आने वाले समय में भी आई एम वेरी श्योर कि कश्मीर का फ्यूचर, कश्मीर में आगे क्या होगा, ये कोई तय नहीं कर सकता, कोई सरकार तय नहीं कर सकती। ये सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कश्मीरियों को तय करना है कि उनको कैसा कश्मीर। अगर उनको ये लगता है कि हमको इस्लामिक जिहाद चाहिए, हमको एक उस तरीके का कश्मीर, एक वहाबीइज्म वाला कश्मीर बनाना है, सो वो वैसा ही कश्मीर उनको मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि हमको एक प्रोग्रेसिव कश्मीर, जहां 90 से पहले सबसे ज्यादा यूरोपियन टूरिस्ट कश्मीर में आता था, आज भी आप ये आंकड़े देख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा दूसरे तीसरे नंबर पे कश्मीर का आता है। कोई बीपीएल कार्ड नहीं है, ये तो आप वो रोहिंग्याज और वो पुराने जो इधर उधर के लोग वहां सेटल हो गए, उन्होंने बीपीएल कार्ड बनवाए। कश्मीर में कोई गरीबी नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई आदमी भीख नहीं मांगता था। बड़े रेयरली कोई इधर उधर के ऐसे लोग आते थे, वो भी ज्यादातर बाहर के लोग आते थे। हर आदमी के पास में अपना घर, अपना खाना पीना, सब लोग काफी समृद्ध कश्मीर की बाय एंड लार्ज इट वाज अ प्रॉस्परस सोसाइटी। बच्चे हेल्थ इश्यूज नहीं होते थे। ये तो आज है। अब मैं आपको कश्मीरी पंडित्स की बात बताता हूँ। डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, न्यूरो प्रॉब्लम्स, दुनिया भर की बीमारियां होगी क्योंकि हम लोग यूज्ड टू नहीं है इस माहौल के। कश्मीर का माहौल, कश्मीर की आबोहवा टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। वी आर नॉट यूज्ड टू इट। आज भी 10-12 लोग जम्मू में, उस जमाने में भी 10-12 लोग हर साल मरते थे हीट वेव से, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा हीट दी थी 25-26 डिग्री। जी। जम्मू में 45-50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। नहीं, सांप बिच्छुओं के काटने से लोग मरे। मतलब देयर हैव बीन इनह्यूमन इंस्टेंसेस जो आज देश को नहीं पता कि कैसे एक ऐसा परिवार जिसके पास सब कुछ था, उसको एक रेफ्यूजी कैंप में, एक फटे हुए टेंट में रहना पड़ता है, जहां सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, और आपने उसको सपोर्ट के नाम पे भिखारी की तरह ट्रीट किया। ऐसी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं आपको मिलेगी कि अपने ही देश में लोग बेगाने हो गए। बिल्कुल सर, अपने ही देश में पराये हो गए लोग। जी सर, इसी बीच मेरा एक सवाल है। जैसे आपकी किताब जो है रिफ्यूजी कैंप, उसकी कहानी है एक बोतल बुझ, तो मैं चाहूंगा कि सर ये बोतल बुझ क्या है और इस कहानी के पीछे थोड़ा सा बोतल बुझ एक, जैसे आज हम जानते हैं बुशकशी का एक गेम होता है, सेंट्रल एशिया में खेला जाता है कि एक भेड़ को बीच में रख के लोग नेजों से घोड़ों पर, जैसे पोलो में बॉल को मारा जाता है तो नेजों से एक बकरे को मारा जाता है, करीब करीब उसी लेवल का गेम था। देखिए, कश्मीर का जो इतिहास है ना, लोग कश्मीर को समझते हैं क्या, अरे ये तो जन्नत है, ये तो टूरिस्ट स्पॉट है। लोग डल लेक समझते हैं, पहलगाम समझते हैं, गुलमर्ग समझते हैं। कश्मीर का एक बहुत खूनी इतिहास रहा, जहां पे लाखों करोड़ों लोगों को, बाहर के लोगों ने कश्मीरियों को मारा। अफगानी दौर तक आते आते अफगान गवर्नर का कोट लगता था डल लेक पे, जो आज डल लेक पे लोग बड़े मजे से शिकारे में घूमते हैं, उनको ये पता नहीं है डल लेक इज द बिगेस्ट ब्यूरियल ग्राउंड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। उनका इतिहास, उनकी किताबें, उनकी लाशें सब काट काट के डल लेक में फेंका करते थे। अच्छा, बोतल बुझ क्या था? बोतल बुझ एक ऐसा गेम था कि जब हिंदुओं को पकड़ के लाते थे और उनको एक गेम था जो हाई प्रोफाइल वहां का अफगान समाज उस वक्त था, उनके लिए एक बड़ा हाई एक गेम था, एंटरटेनमेंट था, अम्यूजमेंट था शाम को, कि उन लोगों को ऑप्शन दिया जाता था कि तुम मुसलमान बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो। तो वो कहते थे नहीं बनना चाहते, तो उनको चटाई में लपेटा जाता था। गांव देहात में जो है अक्सर वो, खास करके कश्मीर में चटाइयों का इस्तेमाल होता था, इंसुलेशन की वजह से चटाइयों का इस्तेमाल होता था, उसमें लपेटा जाता था और फिर उनको डल लेक में फेंका जाता था। जी।
लॉ ऑफ बायोवेंसी है, एनीथिंग दैट गोज डाउन विल कम अप एंड इवेंचुअली घास है तो वो पानी सोख करेगा और वो डूब जाएगा। अब जब उसको फेंका जाता था तो वहां जितने लोग थे वो शर्त लगाते थे। गेम क्या था कि ये कितनी बारी ऊपर आएगा अपने आप को बचाने के लिए, तो लोग शर्त लगाते थे, कोई 5 में आएगा, 10 में आएगा। तो जब वो आता था तो सारे लोग कहते थे 1 2 3 4, जब तक वो आदमी डूब जाता था। ऐसी शर्तें लगती थी। ये वहां के समाज का एक सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट था कि कैसे कत्लेआम हो। ये कत्लेआम आपने आज तक कभी सुना है इतिहास में, कभी किसी के साथ में हुआ है? मैं हिंदुओं से और ये जो कहानी बहुत ही रोचक कहानी लगी, और फर्स्ट टाइम मैंने इसको पढ़ा तभी मैंने आपसे सर जानने की इच्छा रखी कि आप दर्शकों के सामने शेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि वो लोग भी जाने कि कश्मीर तो ये बोतलबुज, इसको बोतलबुज कहते थे, इसको बोतलबुज कहते थे। ये गेम बड़ा अफगानों का बड़ा पॉपुलर गेम था कश्मीर में। जो माइनॉरिटी के साथ वो लोग खेलते थे, उनको मारते थे, उनको परसिक्यूट करते थे। उससे पहले लाखों लोगों को ऑलरेडी मार चुके थे। मेरे ख्याल से शायद बोरियत हो गई होगी, अब कितने लोगों को मारेंगे, अब मारिए इनको लेकिन एंटरटेन भी होइए साथ में। तो बोतलबुज वो गेम था जो माइनॉरिटीज को मारने का एंटरटेनमेंट फॉर्मेट था गेम, कि कैसे आप लोगों को मानेंगे। तब का रियलिटी शो था कि कैसे आप इनको तंग करेंगे, कैसे इनको मारेंगे, वो था। और भी उसके कई बोतलबुज एक हिस्सा था जो अफगानों के दौर में ऐसे करीब 13-14 फरमान थे। ये ऑफिशियल पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जो कभी लोग मानते नहीं है आज के दौर में। आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों को जूता पहनना मना था, वो जूता नहीं पहन सकते थे। इसकी वजह से वो लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे या घास का बना हुआ जूता पहनते थे जिसको पुलहोर कहते थे। लकड़ी वाला खड़ाऊ होता था वो पुलहोर होता था। ये फरमान था कि कश्मीरी पंडित जूता नहीं पहन सकते। कश्मीरी पंडित कोई डेकोरेटिव, जो आज बड़ा पॉपुलर समझते हैं ना कि कश्मीर का पहनावा एक सिंबल है कश्मीर का, वो हिंदुओं को मना था। हिंदू जेवर नहीं पहन सकता था, वो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा नहीं पहन सकता था, माथे पे तिलक नहीं लगा सकता था, सोना नहीं पहन सकता था, अपने मंदिर ठीक नहीं करवा सकता था। जितने मंदिर टूट गए वो मंदिर कहाँ गए? वो मंदिर डाउनटाउन कश्मीर की गलियों में लगा दिए गए। जितने मंदिर थे उनको मस्जिदों में, दरगाहों में कन्वर्ट कर दिया गया। आप कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, अगर आपके घर में मौत हो जाती, अगर आपके घर में मौत हो जाती तो कोरोना सा ही माहौल था, आप रो नहीं सकते थे। ये फरमान था कि अगर आपके घर में डेथ हो गई है तो आप रो नहीं सकते। कोई जितने भी लोग जो आते थे, मंदिरों का काम था कि अगर कोई मुसलमान आया है उसकी देखभाल आपको करनी है जब तक वो चाहे। वो जूते चप्पल पहन के आपके देवी देवताओं के साथ में जा सकता था, उनका अपमान कर सकता था, आप कुछ नहीं कर सकते थे। एक बोतलबुज था, एक और था, उसको कहते थे अटपुरी। अटपुरी ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने पिता के साथ में, अपने दादा के साथ कभी खेला हो। हमारे पिता दादा वगैरह जो हैं, बड़े हैं, वो बच्चों को कंधे पे रख के घुमाते हैं या उनको घोड़ा बन के सवारी करवाते हैं ना। ये कश्मीर में फरमान के में था कि अगर कोई हिंदू घर से बाहर निकलता है तो कोई भी, अगर मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू हैं, मैं आपके कंधे पे चढ़ सकता हूं, मैं जहां कहूंगा आपको मुझे लेके जाना पड़ेगा। इससे बड़ी क्रूरता आपने कहीं इतिहास में सुनी है? हमारे पूरे, हम कोई फेस्टिवल नहीं मना सकते थे। देखिए कई बेवकूफ हैं, कश्मीरी पंडित भी बहुत बेवकूफ हैं, उनको खुद को अपना इतिहास नहीं पता। कश्मीरी पंडित वही एक ही दुनिया में इकलौती ब्राह्मण कौम है जो शिवरात्रि के, हम किसी दिन मीट नहीं खाते लेकिन शिवरात्रि के दिन मैक्सिमम कश्मीरी पंडित मीट खाते हैं। क्यों, आपको पता है? इसकी थ्योरी ये फ्लोट की गई कि कश्मीर में बहुत बर्फ पड़ती थी और ऐसा फलाना ढिमकाना और 6 महीने खाना नहीं होता था, इस वजह से। नहीं, टोटली गलत है। कश्मीर हैड अ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अफगान क्या करते थे, अफगानों, क्योंकि ब्राह्मण थे, मांस नहीं खाते थे, तो मांस खाना अनिवार्य कर दिया गया था ब्राह्मणों के लिए, और खासकर शिवरात्रि के दिन, क्योंकि सारे फेस्टिवल बंद। हम कश्मीरी पंडित एज पर द फरमान, अफगानों के फरमान के हिसाब से कश्मीरी पंडित कोई फेस्टिवल नहीं मना सकते थे। आप किसी भी कश्मीरी पंडित से पूछिए जिसकी उम्र 45-50 के ऊपर हो, वो आपको बताएगा कि उसने कभी होली नहीं मनाई होगी। दिवाली पे मुश्किल से हम घर में कहीं दिया जलाते थे। ये 80 के दशक के बाद लोगों ने, शहरों में लोगों ने थोड़ा बहुत वो क्या
दिए लगाना और फुलझड़ी जलाना ये शुरू किया था। इससे पहले आप दिवाली भी नहीं मना सकते थे। हमारे सारे फेस्टिवल जो होते थे वो घर के अंदर चुपचाप मनाते थे, क्योंकि मनाही थी। शिवरात्रि पे लोग अड़े हुए थे, क्योंकि हम लोग सारे शिवाइट्स हैं मेजोरिटी, तो अफगानों ने टोलियां बनाई कि जहां जहां पूजा होती थी वहां आके वो उसमें, हमारे यहाँ शिव जी की वो स्थापनाएं होती हैं, तो उस स्थापनाओं के अंदर में मांस डालते थे ताकि धर्म भ्रष्ट हो। फिर एज ए रिजल्ट क्या हुआ, समाज दो हिस्सों में बट गया। कुछ कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो आज भी मांस नहीं खाते शिवरात्रि के दिन। जी। वो पता क्या करते थे, जब शिवरात्रि आती थी वो एक रात पहले अपने घर से भाग जाते थे और जंगलों में चले जाते थे। वो अपने 2 दिन शिव जी की पूजा जंगलों में करते थे, इस चीज से बचने के लिए कि उनको मांस ना खाना पड़े। और आज भी कश्मीर का जो मॉडर्न समाज है, 1990 से पहले जब हम कश्मीर में रहते थे, जो मांसाहारी कश्मीरी पंडित है वो शिवरात्रि के दिन वेजिटेरियन कश्मीरी पंडितों के घर पे नहीं जा सकते थे, मनाही थी। तो हमारी भी कहीं, हमको खुद अपने इतिहास के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो जितना परसिक्यूशन कश्मीर में हुआ है माइनॉरिटीज का, ये दुनिया में एक मिसाल है, दुनिया में कहीं नहीं हुई। हम जूस के परसिक्यूशन की बात करते हैं, जिस लेवल पे आप सोचिए ना कि आपके घर में अगर मुर्दा है, आप रो नहीं सकते, आपने कहीं ऐसा, इससे अच्छा क्या है कि आदमी आपको गोली मार दे, मर जाए, बात खत्म हो जाए। हर दिन आप अपने, एज ए रिजल्ट हमारे समाज को क्या कहा गया कि ये डरपोकों का समाज है। आप सोचिए 800 साल हमारे समाज ने वो परसिक्यूशन झेला कि घर से बाहर निकलते नहीं थे, कि माँ बाप बच्चों को डिस्करेज करते थे कि घर से बाहर मत निकलो। बच्चे उस चीज को नहीं समझते थे तब, लेकिन सोचिए उनके माँ बाप के दिमाग में होता होगा यार बच्चे को कोई तंग नहीं करेगा। जी। अच्छा, कपड़ों में परसिक्यूशन था कि हिंदुओं का पहनावा एक अलग होता था, उसमें एक बॉर्डर होता था, जिससे, क्योंकि कश्मीरी और जो मुस्लिम है वो एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि सारे मुस्लिम हिंदू ही थे पहले, तो हमारे, आप एकक नहीं, जैसे अगर आप दिल्ली में आपको दिखेगा, आप पहचान सकते हो कि ये आदमी यूपी से आया होगा, ये बिहार से आया होगा, ये पुराना दिल्ली का होगा, ये सरदार है, या ये कहीं और का है। कश्मीरी मुसलमान और हिंदू बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक सिस्टम एक है। तो कपड़ों में भेदभाव करते थे ताकि पता चले ये हिंदू है और ये मुसलमान है। ऐसी कई चीजों के कई लेवल पे भेदभाव हुआ जो आज लोगों को अंदाजा नहीं है। ये भेदभाव इतना गहरा एक आघात करता है किसी के माइंड पे, किसी के डीएनए पे, कि पूरी कौम सिर्फ इस चीज में रह जाती है, यार ये हमारी मिट्टी है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। बाकी यहाँ पे तो भेदभाव तो है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं गए छोड़ के। तो सोचिए 90 में कितना लेवल चेंज हुआ होगा। एक परिवार के साथ में तो ऐसा हुआ, न्यूयॉर्क में आज वो लेडी रहती है, कि उनके पति की, हमारे यहाँ बनिया होती थी अनाज को सेव करने के लिए, सब जगह होती है, तो उनकी लाश को काट के उस चावल के उसमें ड्रम में डाल दिया गया, और वो पूरा खून से वो चावल भीग गया, और उस चावल को उस महिला को खिलाया गया। आज भी वो महिला चावल नहीं खा पाती, क्योंकि उसको साइकोसिस है, उसको याद आता है। ऐसे अनगिनत शोषण हुआ कश्मीर में जो आप सोच भी नहीं सकते। अब जो हो गया वो हो गया। मैं ये कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि सच को मान लेना चाहिए, और इसकी शुरुआत बहुसंख्यक समाज से ही हो सकती है। ना हमें पुलिस की प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें किस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए? वहां के समाज से प्रोटेक्शन चाहिए ना। अब आप वहां अगर जाओगे, देखिए कई लोग ये भी कहते हैं कि एक आपके लिए सेफ जोन बना देंगे जी। मैं नहीं सोचता कि मुझे वैसा कश्मीर चाहिए। मुझे वैसा कश्मीर चाहिए जिसमें मैं अपने दोस्त के घर आ जा पाऊं, मेरा दोस्त मेरे घर आ पाए, हम वैसे ही रहे जैसे हम 80 में रहते थे। एक वैसे कश्मीर की कल्पना, वो एक कैंपों में रख के 7 बजे शाम को ताला लगेगा, सुबह 8 बजे खुलेगा, वो तो उससे मुझे लगता है समाज और भी दूर हो जाएगा। तो ये पीपल टू पीपल, जैसे हम कोशिश करते हैं ना, कितने सारे पैरेलल ग्रुप्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, कितने सिविल ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के साथ में पीस बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे सिविल ग्रुप्स हैं, ठीक है। मुझे लगता है कश्मीर में उस चीज को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए कि सिविलियन ग्रुप्स आप अपने, देखिए प्रॉब्लम, अगर कोई ये कहता है कि वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो क्या उस पॉलिटिकल प्रॉब्लम में कश्मीरी पंडित क्या कर सकता है? मैं तो वहां का हूं, मुझे तो चैन से रहने दे सकते हैं ना। पॉलिटिकल प्रॉब्लम आप सरकार के साथ डील करिए, मुझे तंग मत करिए। तो अगर रिलीजन है, मैंने तो कश्मीरी पंडित ने कभी किसी के रिलीजन में, हम तो हर रिलीजन को मानते हैं, हर रिलीजन को उतना ही सम्मान देते हैं जितना हम अपने रिलीजन को सम्मान देते हैं। आज भी हमारे मुसलमान हैं, तो हिंदू ने तो कभी आपके ना धर्म में ना आपकी पॉलिटिक्स में कभी इंटरफेयर किया, ना कभी करेगा।
तो हमें तो बल्कि आपको संजो के रखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया से ये कहना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडित, सारी कश्मीरी पंडित का वेलफेयर, हमारे कल्चर का वेलफेयर, मैं नहीं, मैं जो रिप्रेजेंट करता हूं उस सोच का, उस विजन का सेफ्टी, ये दुनिया की जिम्मेदारी है। क्यों? दुनिया को हमसे सीखना है कि पीस किसको कहते हैं। हमने सब कुछ अपना खोया। आपने कभी सुना कश्मीरी पंडित आतंकवादी बना? आपने कभी जी सुना कश्मीरी पंडित चोर डकैती करता है? आपने सुना कश्मीरी पंडित कहीं कोई उल्टा सीधा काम करता है? नहीं। ये हमारे संस्कार है, ये दुनिया को सीखना चाहिए। आज तो एक, आप कुत्ते को भी पत्थर मारो तो सारी दुनिया में हल्ला मच जाता है, वायरल हो जाता है सब कुछ, है ना। जी लोगों को आज आप एक स्टूडेंट को अगर आप तंग करते हैं तो वो हिंदुस्तान के टुकड़े कर दूंगा के नारे लगने लग जाते हैं। आपने बिल्कुल इतना सर। सब कुछ आपने खोया। आपने कभी किसी कश्मीरी पंडित से सुना हिंदुस्तान हाय हाय? नो आज सर। भी हम थे, हम हैं और हमेशा रहेंगे भारत के नागरिक। ये देश हमारा है। हमने कभी अपने देश के साथ में गद्दारी नहीं की। हमारा सब कुछ छिन गया, सरकारों ने हमें अनदेखा किया, फिर भी हम भारत की बात करते हैं। आज बाकी के लोगों को आप देखिए अगल बगल में क्या होता है। जरा सा किसी को तंग करिए, वो आपके खिलाफ हो जाता है, सरकार के खिलाफ कहीं हो न जाता है, कहीं देश सर के ये खिलाफ। इतनी भावनात्मक लगाव है देश के प्रति कि आपने कभी भी, चाहे कश्मीरी पंडितों को मैं अगर लेके कहूँ तो उन्होंने कभी भी देश को गद्दार नहीं समझा, चाहे उन्होंने कभी भी जग जाहिर नहीं किया कि देश ने हमारे साथ गद्दारी की। कहीं न कहीं सर आपने जितनी बातें रखी इस टॉक शो के माध्यम से, उसमें 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले बताया कि कश्मीरी पंडितों के जो हालात थे और जो आरपीसी एक्ट के बारे में आपने बताया, सब्जेक्ट लॉ के बारे में बताया आपने। कहीं न कहीं ये जो आपने बुक लिखी वो बिल्कुल इस बात की मतलब इस बात को सच साबित करती है कि आपकी जो किताब है वो प्रामाणिकता के आधार पर लिखी गई है और ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं और आपने उन चीज़ों को अपनी किताब में शेप दिया, एक राइट-अप दिया। इसके लिए सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे राइट-अप के शो पे आए, इसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ सर, क्योंकि आप बहुत बिज़ी व्यक्ति हैं और मैंने कल ही आपका एक आर्टिकल पढ़ा कि आपकी जो दूसरी किताब है दिद्दा, उसको लेकर शायद कंगना रनौत जी ने मणिकर्णिका डिटेल्स बनाने के लिए फिल्म बनाने की अनाउंसमेंट कर दी और आपने उसके रिगार्डिंग कॉपीराइट का उल्लंघन भी डाला। तो कहीं न कहीं सर आप एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और आपने बहुत ही बेहद ही कीमती समय निकाला हमारे लिए सर, इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे शो में आए। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर और अगली किताब के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। मैं अगला टॉक शो आपके साथ दिद्दा के ऊपर ज़रूर रखना चाहूँगा।